स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस सेल डिवीज़न। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न को हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस और सेल साइकिल के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन इसके पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है, और आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको इक्वेशनल सेल डिवीज़न कहते हैं इसलिए कि जो भी नई डॉटर सेल्स बन रही हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अपने पेरेंटल के आइडेंटिकल होगा, है ना। अगर पेरेंटल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल बन रही है वहाँ पर भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसी तरह से अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है और वो माइटोसिस सेल डिवीज़न कर रही है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो इस वजह से इसको हम लोग इक्वेशनल कह रहे हैं। ठीक, इसे क्या कह रहे हैं? इक्वेशनल। और ये सोमैटिक बॉडी पार्ट्स में आपका नॉर्मली मिलता है, मतलब बॉडी के वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्टिव नहीं है वहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन नॉर्मली आपको दिखता है, इसलिए इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन। ठीक है, तो सोमा मीन्स बॉडी होता है, तो माइटोसिस, माइटोटिक, अलग अलग नामों से इसे हम लोग जानते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन की जो पूरी प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में हमको रखना है कि कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है, नो वेरिएशन। ठीक है, एंड नो क्रॉसिंग ओवर। जब वेरिएशन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो कोई वेरिएशन भी नहीं आएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगा आपको नॉर्मली। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ में, रिपेयरिंग के लिए, एटसेट्रा। और ये हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड बोथ सेल में आपको दिखेगा। ठीक है, दोनों तरह की सेल्स माइटोसिस सेल डिवीजन कर सकती हैं। जो पूरी प्रोसेस है माइटोसिस की वो कंप्लीट होगी दो डिफरेंट फेजेस में। तो पहला फेज जो हमारा है वो है कैरियोकाइनेसिस। क्या है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एक्चुअल में न्यूक्लियस का डिवीजन का मतलब क्या है? जो उसमें क्रोमोसोम है उसका डिवीजन होगा, है ना, दो डॉटर सेल के अंदर इक्वली। और ये क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं हमको? न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन की बात करते हैं। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मींस न्यूक्लियस होता है और काइनेसिस मींस डिवीजन। उसी तरह से सेकेंड फेज जो हमारा होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पे किसका डिवीजन हो रहा है? साइटोप्लाज्म। तो जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा देन साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। कैरियोकाइनेसिस के लिए भी हमारे पास अलग अलग फेजेस हैं। ये प्रोसेस किसी एक स्टेप में नहीं हो जाएगी बल्कि मल्टीपल स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप हमारा जो होता है उसको हम लोग प्रोफेज कहते हैं। सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टेलोफेज। फाइन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से कि प्रोफेज में किस तरह से प्रोसेस हो रही है और क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो ये हमारी सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो प्रोफेज में होता क्या है? क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का रेप्लिकेशन हो चुका है। क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, उसका क्रोमेटिड का रेप्लिकेशन हो चुका है। इस चीज को समझिए ध्यान से। कभी भी हम लोग ये नहीं पढ़ते कि क्रोमोसोम एस फेज में बढ़ जाते हैं। वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और नए डीएनए को एकोमोडेट करने के लिए एक नया क्रोमेटिड बनता है। तो
पूरे माइटोसिस में क्रोमेटिड आपस में अलग होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, बल्कि ये कहेंगे ये क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स जिसको हम लोग आर्म ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं, और ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर वाली पोजीशन पे दोनों क्रोमेटिड क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और सेंट्रोमियर के ठीक बाहर आपको इस तरह से सी शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, दिस इज द डिस्क और सी शेप स्ट्रक्चर, इसको हम लोग नाम देते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, यहां पर कौन अटैच्ड होता है आके, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे। फाइन। तो सेंट्रोमियर वो पोजीशन है जहां पे क्रोमेटिड्स हेल्ड करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बोलें तो ये एक क्रोमोसोम है, उसमें दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं। ठीक, और ये एक हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड है। अब इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि डीएनए का कंटेंट जो है वो 2C है, और क्रोमोसोम का जो नंबर है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 2N है। ये कब है, G1 फेज के दौरान है। ये कब है, ये जो है G1 फेज के आसपास की बात हो रही है। लेकिन जब एस फेज में जाएगा यही क्रोमोसोम और डीएनए, तो बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, ये हमारा सेंट्रोमियर, एक क्रोमेटिड आर्म, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा क्रोमेटिड आर्म, है ना। तो हुआ क्या, एक्चुअल में देखा जाए तो डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है ना। डीएनए क्या है, रेप्लिकेट कर रहा है। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले जो बोला कि डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा है तो उसको एकोमोडेट करने के लिए नए क्रोमेटिड की जरूरत होगी। तो नया जो डीएनए उसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूं, नया स्ट्रैंड। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक ओल्ड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है ना। तो ओल्ड वाले को ब्लैक से दिखा दिया है मैंने, और न्यू जो बना है ब्लू से दिखा दिया है। तो अब क्या हुआ, यहां पे डीएनए जो है वो तो बढ़ गया, डीएनए 4C हो गया। ठीक है, जबकि क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है, क्रोमेटिड का नंबर बढ़ा है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है। और इधर हम दिखा देते हैं इस तरह से, ये हो गया काइनेटोकोर। ठीक, तो अभी भी क्रोमोसोम नंबर यहां पर क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2N ही है। ये कब की बात है, आफ्टर द एस फेज, या एस फेज कंप्लीट होने के बाद। तो G2 फेज में भी यही होगा। तो पूरी की पूरी जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है, इसमें हो क्या रहा है, इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को बीच में से अलग किया जाएगा, और हाफ चला जाएगा एक सेल में, हाफ चला जाएगा दूसरी सेल में। मतलब कहने का कि इनिशियली अगर सेल के अंदर ये कंडीशन पाई जा रही है, ये सेल है और इसके अंदर ये कंडीशन पाई जा रही है, तो आफ्टर द डिवीजन दो सेल जब बन जाएगी तो उसमें भी सेम सिचुएशन पाई जाएगी, है ना। दोनों बीच में से इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होंगे सेंट्रोमियर वाली पोजीशन से। तो एक तो यहां चला आएगा, दूसरा यहां चला आएगा। तो पेरेंटल सेल के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं 2N विद 2 क्रोमेटिड्स, तो यहां पे भी 2N विद 2 क्रोमेटिड्स आपको दिख रहा है दो डॉटर सेल के अंदर। तो क्रोमोसोम का नंबर रेप्लिकेट नहीं करता है ना, क्रोमेटिड्स रेप्लिकेट करते हैं, यही हमको समझना है। अब जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो इन सारे फेज के दौरान उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैसे किया जाएगा, इसी को हम लोग वापस आते हैं प्रोफेज पे। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा कंपैक्ट हो रहे हैं, क्रोमेटिड और ज्यादा कंडेंस हो जा रहे हैं, और पेयरिंग यहां पर इस तरह से हो जा रही है। पेयरिंग नहीं बल्कि ये इस तरह से हम दिखा देंगे। ठीक है, काफी कंडेंसेशन हो रहा है। ये कंडेंसेशन क्यों हो रहा, ड्यू टू द क्वाइलिंग, बहुत ज्यादा क्वाइलिंग होती है और डिहाइड्रेशन होता है। तो प्रोफेज के इनिशियल प्रोसेस में ये सारी चीजें होती रहती हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जा रहा है, और इससे स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली स्टार्ट हो चुकी होती है। इस तरह से इसकी असेंबली स्टार्ट हो चुकी होती है।
और जब प्रोफेज खत्म हो रहा होता है, यानी लेट प्रोफेज की बात करें, तो न्यूक्लियोलस, यहां पे जो ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अदर सेल ऑर्गेनल्स, ये सभी धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और प्रोफेज खत्म होने के साथ सभी कंप्लीटली न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनल डिसअपियर्ड हो चुके होते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो चुकी होती है, ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो चुकी होती है। तो ये हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है। ये है स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, ब्लैक से लिखते हैं। ये हो गई एस्ट्रल रेस, ये इस साइड में जो निकल रही इनको हम लोग बोल देते हैं एस्ट्रल्स। ये है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहां पे दिखा देते हैं इस तरह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग हो रही है और ये भी डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हुई, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, ठीक है। क्रोमेटिड्स की थिकनिंग हुई, इसके अलावा सेंट्रोमियर्स से स्पिंडल्स फाइबर्स ऑर्गेनाइज हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर्ड हो गए, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कहां हुई, ओवरऑल प्रोफेज में, ठीक है। अब प्रोफेज के बाद क्या आ रहा है, मेटाफेज। ये हमको ध्यान रखना है कि जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स जिनको क्रोमोसोमल आर्म कह रहे हैं, ये इस सेंट्रोमियर वाली पोजीशन पर अटैच्ड होंगे और बाहर की तरफ एक सी शेप स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको हम लोग काइनेटोकोर कह रहे हैं। दिस इज द मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और ये वो साइट है जहां पर ये स्पिंडल फाइबर आकर अटैच्ड हो जाएंगे। तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ओवरऑल कैरियोकाइनेसिस, या हम बोल सकते हैं माइटोसिस की। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, यानी अब हम लोग देखते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है, इससे सेल बना लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और सारे सेल ऑर्गेनल्स पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। स्पिंडल फाइबर्स वेल मैनर में अरेंज हो चुके हैं। इस स्टेज को, मेटाफेज स्टेज को हम लोग नॉर्मली देते हैं स्टेज ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेज ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर क्रोमोसोम जो होते हैं, सारे क्रोमोसोम ये अलाइन करते हैं इक्वेटर ऑफ द सेल, इक्वेटर ऑफ सेल, ठीक है। नहीं, अगर इसको इक्वेटर मान लें तो यहां पर सारे के सारे क्रोमोसोम क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये गैप होगा सबके सब यहां पर अरेंज हो जाएंगे। मैंने यहां पे 2 ही क्रोमोसोम दिखाया है, टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम जो होंगे वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है 2 डॉटर सेल में। तो ये पूरी प्रोसेस प्रोग्रेसिवली चलेगी, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में सारा हो जा रहा है। तो इसे बोल रहे हैं स्टेज ऑफ ओरिएंटेशन, क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं इक्वेटर ऑफ द सेल। इसको हम लोग मेटाफेज प्लेट के नाम से भी जानते हैं, जहां पे सारे क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं। ये इस तरह से हम दिखा देते हैं ब्लू कलर से ही, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाएंगे किसके साथ, यहां पे जो काइनेटोकोर पाया जा रहा है,
यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। सेंट्रियोल को अपोजिट पोजीशन में दिखाते हैं और यहाँ पे ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। हम लोग स्पिंडल ऑपरेटर्स के बारे में अलग से एक लेक्चर में डील कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस में देख लेते हैं। ये अरेंज हो गए, कुछ पूरे एंड टू एंड तक स्पिंडल फाइबर्स फैले होते हैं, कुछ इंटरजोनल होते हैं, अलग अलग तरह के ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तो ये आकर अटैच्ड हो गए किसके साथ, काइनेटोकोर, और क्रोमोसोम अटैच्ड हो गए, सॉरी अरेंज हो गए कहाँ, अलाइन कर गए मेटाफेज प्लेट पे, जिसको हम इक्वेटर ऑफ द सेल कह रहे हैं। ये स्टेज मेटाफेज की सबसे ज्यादा आइडियल होती है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, उनके नंबर, उनके शेप को स्टडी करने के लिए। तो दिस इज द आइडियल स्टेज ऑफ कैरियोटाइपिंग, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द आइडियल स्टेज ऑफ कैरियोटाइपिंग। आप क्रोमोसोम बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं जो मेटाफेज क्रोमोसोम है। तो अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद स्टेज कौन सा आ रहा है हमारा, एनाफेज। एनाफेज में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। एनाफेज, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ माइग्रेशन। क्या बोलेंगे, स्टेज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी किसकी, सेंट्रोमियर की, और ध्यान रखना लॉन्गिट्यूडिनली होगी, लॉन्गिट्यूडिनल होगी, ठीक है। तो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। लेकिन ये माइग्रेशन अपने आप नहीं होगा, माइग्रेशन होगा जो मूवमेंट है क्रोमोसोम का, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम is due to shortening of spindle fibers, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनकी शॉर्टनिंग होगी, ये धीरे धीरे छोटे होंगे, तो प्रेशर क्या होगा यहां पर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये बीच में से इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनली बीच में से ब्रेक कर जाएगा, कौन, सेंट्रोमियर। तो दोनों क्रोमेटिड्स इस साइड के और दोनों क्रोमेटिड इस साइड के एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे और तेजी से मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां समझ लेते हैं, यहां पे ऐसे दिखा देते हैं, ये ब्रेकिंग हो चुकी है। ये स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, तो माइग्रेट कर रहे हैं। एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं वो आई शेप में या वी शेप में, जे शेप में या एल शेप में विजिबल होते हैं, क्योंकि जब ये माइग्रेट कर रहे हैं तो जो इनके क्रोमेटिड्स हैं इनका जो रेडिएशन होता है ये इस तरह से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे वी शेप में आपको दिख रहा है, तो ये वी शेप में आपको दिख सकते हैं, इस तरह से एल शेप में दिख सकते हैं, इस तरह से शेप में दिख सकते हैं, या जे शेप में दिख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज में कंडेंसेशन हो रहा है, क्रोमेटिड और ज्यादा थिक हो रहे हैं, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है, सेंट्रोमियर से, सॉरी सेंट्रियोल से, नॉट सेंट्रोमियर, यहां वर्ड गलत है, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक। तो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सभी क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स नॉट क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट मेटाफेज, यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज हो जा रहे हैं, और देन उसके बाद एनाफेज की प्रोसेस आ रही है जिसमें ये बीच में से इस तरह से स्प्लिट कर जा रहे हैं, ये बीच में से इस तरह से
स्प्लिट करके अलग अलग हो जा रहे हैं और फिर रैपिडली अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट वन इज द टेलोफेज। लास्ट हमारा क्या है? टेलोफेज। तो टेलोफेज देखते हैं। टेलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज। ठीक है, जो प्रोसेस प्रोफेज में हुई थी उसका जस्ट अपोजिट रिवर्स प्रोसेस होगी टेलोफेज में। ठीक है, वहां पे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था, यहाँ पे क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा? आफ्टर रीचिंग ऑन द अपोजिट पोल, जब ये क्रोमोसोम इस पोल पे अपोजिट एंड पे जब पहुंच जाएंगे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? क्रोमेटिन में। तो क्या हो रहा है? क्रोमोसोम चेंज इनटू क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर्ड। ठीक है, ये फिर से क्या आ जाएंगे? वापस आ जाएंगे, रीअपियरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या हो रहा है? जब सारी चीजें हो जा रही तो अब सेल स्टार्ट कर देगी साइटोकाइनेसिस को। ठीक है, टेलोफेज जैसे ही पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेल है हमारी और यहां पे ये वापस क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो गया है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोलस, और अब सेल स्टार्ट कर देगी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल में दोनों डिफर होता है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस वो कैसे रही है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा। जो मिस्टेक्स थी उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेंट्रियोल से, नॉट मैंने यहाँ सेंट्रोमियर कर दिया था, सेंट्रियोल से एराइज होगा कौन? स्पिंडल फाइबर्स। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कोई भी अपडेट हो या करेक्शन हो तो आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।